मॉर्निंग। जैसा हम डिस्कस कर रहे थे सुबह भी कि 20 साल से हम बजट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी नर्वसनेस तो हमेशा रहती है थोड़ा बजट में जाते वक्त। या बिल्कुल, अब चूंकि इतना बड़ा इवेंट है और पूरे साल के लिए की प्लानिंग होती है, इस बार तो शायद 25 साल के लिए भी कुछ कुछ क्यूज मिलेंगे। काल की वजह हाँ, से। अमृतकाल की हाँ। वजह से तो हाँ। डेफिनेटली नर्वस होना या थोड़ा सा मन में उथल पुथल होना ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी चीज़ है। हाँ। लेकिन अनुज, इस बार की जो बैलेंस शीट है ना हमारी, हाँ। वो मुझे ध्यान नहीं कि सबसे स्ट्रांग कब थी इससे बड़ी है। उसका रीज़न ये था कि हमने कोविड के दौरान लोगों की बातें न सुनते हुए नोट नहीं छापे। बिल्कुल। तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही प्रूडेंट है। हमारे कहीं पे कोई आपको इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, फिजिकल डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, कैपेक्स आउट ऑफ कंट्रोल नहीं, सब कुछ बैलेंस है। लेकिन यहीं पे एक चिक्कर है कि हमने इतना प्रूडेंट कर लिया अपने आप को, इतना मितव्ययी बना लिया है हाँ। कि अब ऐसे लाइफ नहीं चल सकती ना। आप हाँ। थोड़ा सा अपने को स्पॉइल करते हैं, थोड़ा सा आप खर्चे बढ़ाते हैं। वो रिस्क मुझे लगता है, क्योंकि हमने अब तक तो अपने आप को बहुत सेफ कर लिया कि हाँ। जैसे बाहर बहुत आंधी चल रही थी, मैं नहीं निकलूंगा घर से, लेकिन कभी तो निकलेंगे आप घर से। तो नहीं। ये एक चैलेंज है इस नहीं बजट नहीं, में। बहुत ये देखिए, नीरज जी ने बहुत सही बात कही, क्योंकि मुझे अभी तक वो टाइम याद है और उस समय मजाक उड़ाया जा रहा था कि ये क्या पैकेज था। हाँ, है ना, सब लोग बोलते थे ये क्या पैकेज है भाई, ये बाहर क्या की पैकेज है। कंट्रीज तो देखिए कितना नोट एग्जैक्टली। प्रिंट कर रही हैं, लोगों को दे रही हैं। और उस समय एक क्लियरली एक व्यू लिया गया कि नहीं, ये थोड़ा सा एक देखिए शॉर्ट टर्म एक हिकअप है और चीज़ें ठीक भी होंगी, और चीज़ें ठीक हुई हैं। और उसके बाद हमने एक शार्प रिकवरी लीड की है। इंडिया इस समय वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में है, और इंडियन मार्केट जो है वर्ल्ड की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स में है। लास्ट ईयर मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स, यूएस मार्केट में तो 30 से 35% की डिक्लाइन आई थी, उसके सामने हमारी मार्केट तो काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर रही थी। तो ये एक क्लियरली एक फैक्टर है। चलिए अब एक काम करते हैं, इस समय मार्केट का एक जायजा ले लेते हैं, उसके बाद अपने गेस्ट को जोड़ते हैं आज। और एक एक करके सब बड़े गेस्ट को जोड़ेंगे। इस समय निफ्टी करीब 118 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी करीब करीब 426 पॉइंट ऊपर। सबसे पहले हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल के चेयरमैन और फाउंडर देवीना मेहरा जी जुड़ गई हैं। देवीना जी, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और इतना बड़ा जो कैलेंडर ईयर का सबसे बड़ा दिन है, उस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। बताइए आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट से लेकर। हालांकि इन द लॉन्गर रन बजट्स आते जाते रहते हैं, लेकिन जब बजट आता है तो हम काफ़ी चर्चा करते हैं उसकी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग। वैसे तो मैं बजट के दिन आती नहीं हूँ, आप लोगों ने मना लिया मुझे आने के लिए। बजट ऐसे इतना बड़ा इवेंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी बड़े देश हैं दुनिया में, वहां ज्यादातर ये बहुत बड़ा इवेंट होता नहीं है। तो मेरी जो उम्मीदें हैं उनमें स्टॉक मार्केट और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी हुई उम्मीदें तो थोड़ी कम है। मेरी जो खास उम्मीद है कि सरकार कुछ करे पॉलिसी के स्तर पर, जिससे कि रोजगार बढ़े सबसे पहले, और उसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीन प्रायोरिटी होनी चाहिए सरकार की। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा चिंता इसी चीज की लगती है कि हम लोग सब डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं कि इंडिया बहुत यंग कंट्री है, हमारे यहाँ ऐसे जो जनसंख्या का एक बड़ा भाग है जो इस एज ग्रुप में है, जो काम कर सके, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में होना चाहिए। लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए आपको वही नहीं चाहिए, दो और चीज चाहिए कि जो लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन में है वो एक्चुअली काम कर रहे हैं, उनके पास रोजगार है। और तीसरा प्रोडक्टिविटी। तो आप वो चीज देखें तो वहां पर हमारी स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। कोविड से पहले भी जो बेरोजगारी की दर थी वो 40 साल में सबसे ज्यादा थी, और कोविड के बाद तो एक और प्रॉब्लम आया। तो अभी आप देखें तो अभी भी जो 2018-19 में लोगों को नरेगा में काम चाहिए होता था, वो अभी उससे ज्यादा लोगों को काम चाहिए होता है। 80 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जिनको फ्री राशन चाहिए। तो इससे आपको पता लगता है कि अभी देश में काफी, एक आप ऊपर की क्रीमी लेयर को छोड़ दें तो काफी सारे इश्यूज हैं। और जब तक वो उन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, वो आपकी इकोनॉमी या कॉरपोरेट जगत जो कंजम्पशन है वो वहीं से आएगा। तो अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो एक अलग इशू हो जाता है। दूसरा, शिक्षा में 2 साल पेंडेमिक में बहुत सारे बच्चे जिनके पास साधन नहीं थे, जिनके माता पिता शिक्षित नहीं थे, वो बहुत पिछड़ गए हैं। तो उनको भी ऊपर लाना है, नहीं तो जब तक वो लोग वर्किंग एज पे आएंगे तो वो काम करने लायक नहीं होंगे।
तो मेरे हिसाब से वो जो सरकार की नीतियाँ होनी चाहिए, इन चीज़ों पर फ़ोकस्ड होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक एरिया है। उसमें अब ये देख के कि कितना आप फिस्कल डेफिसिट बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले साल तो कैपेक्स काफ़ी स्लो डाउन हुई। पैंडेमिक के बाद बढ़ी थी, अभी थोड़ा स्लो डाउन हुई है। तो अब उसमें क्या करते हैं, वो चीज़ें देखने वाली होंगी। जहाँ तक जो जिस चीज़ का सारी स्टॉक मार्केट को का फ़ोकस रहता है कि कैपिटल गेन्स टैक्स में क्या होगा? तो अगर आप जितने भी वित्त मंत्रालय के सीनियर ऑफिशियल्स का पिछले साल भर की बातें सुनो, तो ऐसा लगता नहीं कि रेट बढ़ेगा, बट हो सकता है कुछ रैशनलाइज़ेशन करें, क्योंकि अभी सब तरह के कैपिटल एसेट्स में इंडेक्सेशन के रूल्स अलग हैं, होल्डिंग पीरियड अलग है, रेट अलग है, तो उसमें कुछ रैशनलाइज़ेशन हो सकता है। उसके अतिरिक्त मुझे तो नहीं लगता कि सरकार कुछ उसमें ज़्यादा ऐसी चीज़ करनी चाहेगी जिससे मार्केट पे गलत असर पड़े, क्योंकि आपको कैपिटल गेन्स बनाने तो पड़ेंगे ना, तभी सरकार को कैपिटल गेन्स टैक्स मिलेगा। बस सही वो और इनफैक्ट देवेंद्र मैम, जिस साल ये इंट्रोड्यूस हुआ था कैपिटल गेंस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स री इंट्रोड्यूस हुआ था, उस साल तो सरकार कुछ बना नहीं पाई थी, क्योंकि उस साल तो मार्केट काफ़ी नेगेटिव हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ने समझा कि देखिए इसके साथ तो रहना पड़ेगा, और उसके बाद खैर अच्छा खासा वहाँ से गेंस आए भी सरकार को भी। लेकिन अगर बाई चांस अल्टीमेटली ये हो जाता है कि स्टॉक मार्केट से जो भी गेंस हैं वो अल्टीमेटली आपको मार्जिनल टैक्सेशन पे ही देने हैं, क्या इसकी वजह से भी थोड़ा सा एफआईएस डर रहा है इंडियन मार्केट से, जो लगातार पैसा पुल आउट हुआ है? और इस महीने इतनी ज़बरदस्त हमने एफआई की सेलिंग देखी है, जो पिछले साल भी हुई थी, लेकिन इस महीने तो और भी बहुत ज़बरदस्त हो गई। क्या उस चीज़ का भी थोड़ा सा डर है? मुझे नहीं लगता कि टैक्सेशन के कारण एफआईआईज़ यहाँ से मतलब पैसा निकाल रहे हैं या बेच रहे हैं। और जैसा कि मैं आपके चैनल पे पहले भी कह चुकी हूँ, मेरे हिसाब से ये एक तरह से अपना समय नष्ट करना होता है, ये सोचना और अपना टाइम इस पर लगाना कि एफआईआईज़ अब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या करेंगे। उसका मार्केट के की दिशा से बहुत क्या कुछ भी लेना देना नहीं होता। आप लॉन्ग टर्म देखिए तो कोरिलेशन है ही नहीं। देवना में आपने कहा कि एजुकेशन पे और एम्प्लॉयमेंट पे खास फोकस करना चाहिए सरकार को, तो अब चूंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो उतना ज़्यादा हुआ नहीं है, तो मुझे लगता है सरकार को अपने कैपेक्स पे ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, वही ज़्यादा बढ़ाएं। और इलेक्शन ईयर है तो थोड़ा और उस तरफ ध्यान दिया जा सकता है। एक चीज़, दूसरा एक जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत वरीसम है, जो कि वो सर्वे में भी बोल रहे हैं। तो क्या हो सकता है इस संदर्भ में, क्या आपको लगता है कि कर सकती है सरकार? देखिए, वो आपकी बात ठीक है कि प्राइवेट सेक्टर में जैसे अब पीएलआई स्कीम है, वो एक सरकार ने इंसेंटिव दिया था प्राइवेट सेक्टर की, है भी वो प्राइवेट सेक्टर के लिए। लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइज लिस्टेड कंपनीज, ऑर्गेनाइज सेक्टर की लिस्टेड कंपनीज होती हैं, उसमें अगर आप देखें तो वो रोजगार बढ़ाने की तरफ नहीं उनकी थिंकिंग होती। आप अभी की नहीं, मैं 20 साल से जब भी कंपनी से मिलो तो वो बड़ी खुशी के साथ बताते हैं कि हमने ये नया प्लांट लगाया है जिसमें इस लेवल का ऑटोमेशन है कि लोगों की जरूरत बहुत ही कम है। तो उनका जो रहता है, उनको मैक्सिमाइज नहीं करना होता, रोजगार कम करना होता है। तो वो एक कंस्ट्रेंट हो जाता है। ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में आप अगर पैसा लगाते हैं तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो उससे डायरेक्टली ही रोजगार बढ़ता है। तो वो तो चीजें सरकार करेगी, बट उसमें कंस्ट्रेंट जैसा कि मैंने कहा फिस्कल डेफिसिट का है। और आपने जो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की, यस, वो चिंता का विषय है, क्योंकि हुआ ऐसा कि जब तक पूरे विश्व में ग्रोथ बहुत अच्छी थी, जो पीरियड आप समझ लीजिए 2013-14 से लेके 5-7 साल चला, जिसमें वियतनाम, बांग्लादेश, इन सब ने एक्सपोर्ट अपना इतना बढ़ाया, उनके पास कैपेसिटी की कमी हो गई। लेकिन उस जो पूरे साल निकल गए, उसमें हमारा जो एक्सपोर्ट या निर्यात का काम था, वो आप इतिहास के हिसाब से देखें तो एकदम ग्रोथ रेट बिल्कुल गिर गया, नेगेटिव भी रहा कई साल, जो आई थिंक कभी नहीं रहा है। तो अब वो मुश्किल काम हो गया, क्योंकि विश्व में अब वो रिसेशन है, ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं कर रही। अगर मतलब रिसेशन मतलब नेगेटिव नहीं भी है तो ग्रोथ रेट बहुत कम है। तो अब वो इतना आसान काम नहीं रह गया है अपना
निर्यात बढ़ाना, थोड़ा बहुत आपको ऑफ कोर्स अभी हेल्प होगा पिछले साल के बनस्पत या अभी पिछले कुछ महीनों के बनस्पत, क्योंकि क्रूड गिर गया है और आयात के तरफ वो कच्चा तेल हमारा बड़ा आयात का कंपोनेंट रहता है, तो उसमें अगर वो भाव गिरता है तो थोड़ा हम लोग के कैपिटल अकाउंट डेफिसिट को फायदा होता है। पर दूसरी साइड पे वो आसान काम अब नहीं रहा है कि आप अपना निर्यात बढ़ा सकें जब विश्व की स्थिति ऐसी है। जी मैम, अगर इसेंशियल आइटम को छोड़ दे, जैसे क्रूड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्या कुछ और दूसरे आइटम्स हो सकते हैं जिस पे सरकार ड्यूटी बढ़ाने का रिस्क ले, जिससे कैट भी कम होगा और सरकार की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन ये इन्फ्लेशनरी हो सकता है? अब वो तो देखना पड़ेगा सरकार इस चीज को कैसे देख रही है। और फिर अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका दूसरे देश भी कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी तो हमारा मतलब आप क्रूड को तो जाने दीजिए, चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। तो वो एक जगह है जहां पर आप जो चाइना से बहुत ज्यादा आयात करते हैं वहां पर आप कुछ ड्यूटी बढ़ाएं तो देश में उत्पादन बढ़े शायद। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। हर्षदा हियर। इनफैक्ट जैसे नीरज भी कह रहे थे कि सरकार की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, उस पर भी सरकार खुद फोकस करना चाहेगी। अब तक जो विनिवेश के टारगेट्स थे वो ज्यादातर अचीव नहीं हुए। अब आप वो इत्तेफाक कहें कि ग्लोबल एनवायरनमेंट ही थोड़ा सा फिसलने लगा है। इस बारी वहां से कुछ आपको लग रहा है कुछ डिसेंट कलेक्शन आता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि जो एस्टिमेट था वो $650 बिलियन का था इस साल के लिए, लेकिन मुश्किल से 300 बिलियन तक का ही विनिवेश हो पाया है। तो वे रनिंग शॉर्ट नियरली 250 बिलियन के आसपास। वो रोड मैप आपको क्या लग रहा है, कुछ जोर पकड़ेगा? वो लगभग हर साल की ये कहानी होती है कि हम लोग का विनिवेश या डाइवेस्टमेंट का टारगेट बहुत रहता है, लेकिन जो असल में नंबर आता है उससे बहुत ही कम आता है। तो अभी तो अब ये साल अगर आप विश्व के बाजारों के हिसाब से देखें कि अभी लोग उतना इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है। और कौन सी कंपनीज आप डाइवर्स्ट करना चाहते हैं वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो अभी तो कहना मुश्किल है कि अभी उतना डाइवेस्टमेंट हो पाएगा या नहीं, बिकॉज एक को LIC का ही एक्चुअली बड़ा आप फंड रेजिंग कर पाए। बाकी तो बहुत कुछ प्लान में रहता है हर साल, पर ये एक एरिया है जहां हमेशा ही शॉर्टफॉल रहता है लगभग। देवीना मैम, तो एक बात बताइए, अब इस समय मार्केट आपके हिसाब से पोजीशन कैसे है? क्योंकि पिछले साल हमने देखा था हमारी मार्केट ने अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया था, लेकिन पिछले नवंबर ख़त्म होने के बाद दिसंबर से जब वो चाइना में रीओपनिंग हुई, वहाँ से हमने देखा कि ईस्ट एशियन मार्केट्स ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है इंडियन मार्केट्स को, और वहाँ पैसा भी काफ़ी जा रहा है FIs का। क्या ये ट्रेंड रहेगा इस साल का? हाँ, मुझे पूरे तो आपका प्रश्न का पहला भाग तो सुनाई नहीं दिया। लेकिन मैं ये कह रहा था, चाइना मैं ये पूछ रहा था। रीओपनिंग का जहां हाँ, तक प्रश्न है वो हाँ, अर्थव्यवस्था पे, उसके मतलब विश्व की अर्थव्यवस्था पे दो अलग अलग एक तरह से विपरीत परिणाम होते हैं। क्योंकि एक तरफ तो है कि जहां जहां सप्लाई कंस्ट्रेंट था जो कि कोविड के बाद बहुत सारी चीजों में रहा वो हट जाता है, लेकिन दूसरी तरफ चाइना रीओपनिंग में बहुत सारी कमोडिटीज का डिमांड बढ़ता है। तो डिमांड बढ़ने का मतलब कि भाव पर ऊपर की तरफ का प्रेशर, तो ये दोनों चीज रहती है। और इसको बहुत ज्यादा ईस्ट एशिया से या चाइना इटसेल्फ की भी मार्केट से जोड़ने का हम लोग बहुत ही उसको शॉर्ट टर्म कुछ महीनों का देख रहे हैं। आप चाइना की मार्केट का अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो 2007 का जो उनका हाई था वो 3-4 महीने पहले तक वो उसके 2007 के लेवल से आधे लेवल पे थे, जबकि उनका GDP या अर्थव्यवस्था कहिए तो वो 6 से 7 गुनी हो चुकी थी, लेकिन मार्केट आधे पे था। तो वो तो एक बड़ा गैप था। तो हम लोग एक महीना 2 महीना की इस महीने में चाइना में ज्यादा पैसा गया या चाइना की मार्केट ज्यादा ऊपर गई, वो उसको देखने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप लॉन्ग टर्म भी नहीं देखेंगे। तो जहां तक हमारे सिस्टम्स बता रहे हैं ये साल भी इंडिया आउट परफॉर्मेंस बकेट में, कुछ और भी हैं कंपनी मार्केट्स जैसे मेक्सिको है, इंडोनेशिया है, ये सब भी आउट परफॉर्मिंग लगती हैं। चाइना के लिए अभी थोड़ा लॉन्ग टर्म में कहना मुश्किल है, अभी तो अच्छा कर रहा था, लेकिन मतलब
अभी हम लोग को उतना क्लियर नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म चेंज है कि नहीं। पूरे विश्व के बाजारों को देखें तो कुछ हद तक जो यूएस ने 10-12 साल बड़ा आउट परफॉर्मेंस किया, अब वो कुछ हद तक यूरोप और कुछ इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि वो अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड है कि ये भी मल्टी ईयर चलेगा। ठीक है, तो अगर इंडिया आउट परफॉर्म करेगा देवीना जी, तो लीडरशिप आपको कहाँ से लग रही है मार्केट में इस समय? बड़े सेक्टर्स में लीडरशिप क्या प्रोवाइड करेगा? वापस बैंक से रहने वाले हैं या फिर कोई और सेक्टर निकल कर आएगा? अभी जो हम लोग का अगर हमारे जो सिस्टम्स बता रहे हैं और जो हमारे पीएमएस में ओवरवेट सेक्टर्स हैं, एक तो कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी, जिसके बारे में लोगों ने अभी हाल फिलहाल में बात करनी शुरू की है, पर हम उसमें लगभग 1.5 साल से ओवरवेट हैं अक्टूबर 2021 से। तो अभी तो हम लोगों ने कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग की है, थोड़ा वेटेज घटाया है, लेकिन अभी भी वो काफी ओवरवेट सेक्टर है हमारे लिए। और क्योंकि कई स्टॉक्स तो उसमें 2 गुना 3 गुना ऐसे भी हो गए थे ये 1.5 साल में। उसके अलावा बैंक अभी कुछ हद तक ओवरवेट है। बैंकिंग अक्सर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो 2020 से लेके 2022 के मध्य तक तो हम लोग बहुत अंडरवेट थे, जबकि ये सबसे बड़ा वेटेज वाला सेक्टर है और वो ठीक डिसीजन भी निकला। उस पीरियड में बैंक्स ने बहुत अंडर परफॉर्म किया। उसके बाद से मार्केट वेट पे आए, प्राइस एक्शन से अभी थोड़ा ओवरवेट भी है। तो अभी भी वो सेक्टर आप फंडामेंट दोनों तरह से, एक तो है कि लंबा पीरियड अंडर परफॉर्मेंस का था, वहां से निकल के आया, तो वो भी एक पॉजिटिव है। दूसरा चीज है कि अगर आप फंडामेंटल्स भी देखें तो एनपीए का साइकिल ज्यादातर कुछ हद तक निकल गया था, आपके पीछे छूट गया था। क्रेडिट ग्रोथ अच्छा रहा है, और ब्याज की दरें जब बढ़ती हैं तो वो बैंक्स के मार्जिन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आप जो लोन देते हैं उस पर इंटरेस्ट रेट एकदम से बढ़ जाता है, जबकि डिपॉजिट तो जैसे आपका फिक्स डिपॉजिट है, वो तो जब आप रिन्यू कराएंगे तभी वो उसका ब्याज की दर बढ़ेगी। तो पॉजिटिव तो सब थे। जो पिछले हफ्ते जो अडानी के कारण इम्पैक्ट आया था, वो तो मैंने उसी टाइम कहा था कि ये बहुत ज्यादा हो गया है, इसका कोई तुक नहीं है। और खास करके बहुत सारे बैंक जिनका अडानी ग्रुप से कोई लेना देना भी नहीं था, वो भी सब गिर गए थे। तो वो सेक्टर अभी भी ठीक लगता है। बाकी जो सेक्टर्स में हम लोग कुछ हद तक ओवरवेट होंगे, वो उतना बड़ा सेक्टर कॉल नहीं है, वो बॉटम अप स्टॉक्स का है। जैसे टेक्सटाइल्स में कुछ स्टॉक्स हैं, या केमिकल्स में हैं, या ऑटो कंपोनेंट्स में हैं, तो वो उस तरह का है। फार्मा मैम में इधर हम लोगों ने थोड़ा वेट बढ़ाया है, वो काफी अंडरवेट सेक्टर था हमारे लिए, बट इस बार इस तिमाही में जब रीबैलेंस किया है तो हमारे सिस्टम्स को कई फार्मा स्टॉक्स अच्छे लगे जो हम लोगों ने बढ़ाए हैं। ठीक है देवीना मैम, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, बजट में करीब 40 मिनट बचे हैं और बजट स्पीच शुरू